Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 9, Ray Optics. And in this lecture, we will discuss about refraction through the spherical surfaces. So, we have already started this particular topic, refraction through the spherical surfaces, from the previous chapter. And in that particular chapter, we discuss about the one of the aspect of the refraction through the spherical surfaces, that is when the object lies in the rarer medium and image formed is real. Yes, and in this particular lecture we will discuss when the object lies in the rarer medium and image formed is virtual. Yes, इस लेक्चर में हम जो डेरिवेशन देखेंगे वो इस पर्टिकुलर केस के लिए देखेंगे कि अगर आप रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्फेरिकल सर्फेसेस से और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करता है और उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, सो उसके लिए क्या रिलेशन रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पहले पढ़ा हुआ है या पहले वाले केसेस देखे हैं। यहाँ पर भी हमने एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर की हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में दिस वन इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो सपोज़ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो ऑब्वियसली किसकी बनी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डेंसर मीडियम की। यहाँ पर सपोज हम अगेन ग्लास ही कंसिडर कर रहे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर जो रेयरर मीडियम होगा वो कौन होगा, एयर होगा। सो सपोज दिस रेयरर मीडियम हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड दिस डेंसर मीडियम ग्लास हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सो लेट्स कंसिडर कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पुटअप है। यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट ओ प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एयर में, एयर में है। इट मीन्स रेयरर मीडियम में, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट हो रही है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी। सो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि सपोज कोई पर्टिकुलर लाइट रे इस ऑब्जेक्ट ओ से निकलकर सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरह से पास हो रही है। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ये पास होगी तो ऑब्वियसली ये अनडेविएटेड रहेगी, मतलब जब वो एंटर करेगी डेंसर मीडियम में यहाँ पर इस पोल से, सो ऑब्वियसली इसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि लाइट का रूल कहता है या रे ऑप्टिक्स का रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल से पास होती है या प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग पास होती है या पोल से पास होती है, तो ऑब्वियसली उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। सो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि सपोज एक लाइट रे है जो इस ऑब्जेक्ट ओ से निकलकर सीधे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग पास हो रही है। ठीक है, और दूसरी लाइट रे जो है वो ओ ए, दिस इज ओ ए, जो इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर, जो दैट इज इंसिडेंटिंग ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट ए पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए पर ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन किसे डिफाइन करेगी, ये लाइन बेसिकली डिफाइन करेगी नॉर्मल को। ठीक है, दिस लाइन सी ए एन डैश, सी ए एन डैश इज बेसिकली डिफाइनिंग टू द नॉर्मल। सो ऑब्वियसली इस नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा दैट इज आई, और इसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ऑब्वियसली लाइट रे इस पॉइंट ए के आगे जब प्रोसीड करेगी और जब एंटर होगी डेंसर मीडियम में, तो ये रूल कहता है रिफ्रैक्शन का कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, देखिए यहाँ से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। सो ये लाइट रे देखिए ये झुक गई है नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये आ गई है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही होगा, जो ए क्यू लाइट रे है, ए क्यू रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई या डेविएट हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक, सो यहाँ पर इस रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज आर, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय द आर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। ठीक, वेरी सिंपल। ये दोनों जो लाइट रे जो ऑब्जेक्ट ओ से निकल रही है, दिस ओ ए क्यू एंड ओ एन सी, ठीक है, ये दोनों लाइट रे आपस में कहीं पर भी मिलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। जब मिलती हुई दिखाई नहीं देगी तो हम इसे मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट रे है इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ए क्यू जो लाइट रे है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इसे भी हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। सो फाइनली ये हमें मिलती हुई नज़र आएगी इस पॉइंट आई पर, एंड दिस इज द पॉइंट आई इज बेसिकली डिफाइनिंग द इमेज
दिस आई इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द इमेज। तो हम कह सकते हैं कि ये इमेज बेसिकली यहाँ पर क्रिएट हो रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, इस ऑब्जेक्ट ओ के पीछे। सो क्योंकि ये आई इमेज डायरेक्ट इंटरेक्शन से नहीं बनी, दोनों जो लाइट रे हमारी, दोनों जो ऑब्जेक्ट ओ से निकलने वाली जो लाइट रे हैं, इनके डायरेक्ट इंटरेक्शन से नहीं बनी है ये लाइट रे। ये जो इमेज है आई, ये बनी है बैकवर्ड एक्सटेंड किया, जब हमने लाइट रे को मिलाया है तब जाकर ये बनी है इमेज। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, इट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पर वर्चुअल इमेज हमने बना दी है। ऑब्वियसली अब ये हम जो एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, द रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेस में, हमने जो सेकंड वाला एस्पेक्ट लिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेयरर मीडियम में प्लेस है और इसकी जो इमेज क्रिएट हो रही है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द वर्चुअल इमेज इज बेसिकली फॉर्मिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द रेयरर मीडियम, इन दैट इज द एयर। सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं थोड़ा सा और कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट हो रही है आई, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है हमारी, दैट इज़ पोल, उसका पोल है पी। और हमने साइन कन्वेंशन रूल में पढ़ा है कि सारा के सारा जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा पोल से ही होता है। पोल इज़ बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दिस पोल। सो दिस इज़ पी एंड दिस इज़ द आई। सो फाइनली लेट्स कैलकुलेट the image distance, which is basically the distance between the P and I, that is the pole and image. It is defined by the U. And again, the object and the pole, the distance between the object and the pole, it is defined by the U, and it is the object distance. And the another one, that is pole P and C, this is the center of curvature, and the distance between the pole and center of curvature, this is basically the R, and it is called the radius of curvature. So finally we have already calculated all the parameters related to the refraction through the spherical surfaces. So now let's come to the another points. This point A, let's draw a perpendicular from the point A on the principal axis, ठीक है। So this perpendicular is basically called the AN, ठीक है। This perpendicular is called the AN, and let us consider angle AOP. Angle AOP is basically called the alpha, and angle ACP is called the angle gamma, and angle AIC or AIP is called the beta. So we have already nominated all the angles in this particular ray diagram. अब यहाँ पर बेसिकली हमने एंगल्स भी डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि हम जो एजम्पशन लेते हैं, पहला एजम्पशन तो ये कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, और दूसरा जो अपर्चर है, अपर्चर हम किसे कहेंगे, बेसिकली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डायमीटर इज कॉल्ड द अपर्चर। और ये अपर्चर हमेशा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ऑब्वियसली अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ कंसिड्रेशन हम लेंगे इससे रिलेटेड। उससे पहले हम कुछ ट्राइंगल के थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इन द ट्राइंगल, ठीक है, इन द ट्राइंगल AOC की, इन द ट्राइंगल AOC, सो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे एंगल AOC। ये एंगल AOC ट्राइंगल हो गया AOC, आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल हो गया AOC। इस ट्राइंगल में जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, AOC में जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है अल्फ़ा प्लस गामा, इन दोनों का एडिशन इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल आई के। सो आई विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, जैसा हमने पहले भी यूज़ किया पिछले डेरिवेशन में ये रूल। सो यहाँ पर आई इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा प्लस गामा। ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे ANO। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने कहा, जैसा हमने कहा है कि अपर्चर बहुत छोटा है, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल्स होंगे ये एंगल भी बहुत छोटे होंगे। तो जब एंगल छोटे होते हैं तो एंगल की वैल्यू इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के इक्वल ही हो जाती है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा एक एंगल है, एंगल अल्फ़ा क्योंकि बहुत छोटा है, अपर्चर छोटा है, ये अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए ये जो एंगल है ये भी बहुत छोटा होगा। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा विल बी इक्वल टू द टेन अल्फ़ा एंड गामा विल बी इक्वल टू द टेन गामा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेन अल्फ़ा एंड टेन गामा।
सो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ANOP, ठीक है। तो ANO राइट एंगल ट्रायंगल ANO, यहाँ पर ये राइट एंगल हमें दिख रहा है क्लियरली। सो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें टेन अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है AN, ठीक है, परपेंडिकुलर है AN एंड बेस हो जाएगा यहाँ पर OP, या सॉरी ON, बेस हो जाएगा ON। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं ON, ठीक है। सो यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें, टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें AN अपॉन NO, ठीक है। इसी तरह से टेन बीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो टेन बीटा कितना होगा, ठीक है। टेन बीटा अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसे ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ANI, ठीक है। ANI ट्रायंगल में टेन बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर अगेन AN ही होगा, लेकिन बेस कितना हो जाएगा IN। सो बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर IN, ठीक है। सो वी कैन से दैट टेन बीटा इज इक्वल टू AN अपॉन, अब इसके पहले हमें एक और पॉइंट कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल AOC की बात कर रहे हैं, तो हमने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया था, अब गामा भी बचा है। तो गामा क्या होगा, देखिए गामा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रायंगल ANC में। तो यहाँ पर गामा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस NC, ठीक है। तो टेन गामा हो जाएगा AN अपॉन NC। अब बेसिकली क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पर ये P और N जो होंगे वो भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है ON डिस्टेंस को ऑलमोस्ट इक्वल टू मान सकते हैं OP के। सो फाइनली वी कैन कंसिडर ON या NO इज इक्वल टू PO एंड NC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PC। NC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PC हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर हमने किया NC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PC। सो फाइनली हम यहाँ पर जो आई है उस आई की वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। AN अपॉन NO की जगह हमने AN अपॉन PO पुटअप किया, AN अपॉन NC के लिए हमने पुटअप किया AN अपॉन PC। और ऑब्वियसली यहाँ पर PO और PC जो है वो उसकी वैल्यूज़ भी हम पुटअप करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल की और बात करेंगे बीटा के लिए। दिस ट्रायंगल इज़ बेसिकली, यहाँ पर देख सकते हैं आप AIC, ट्रायंगल AIC की बात करेंगे हम, ट्रायंगल AIC की बात करेंगे हम। इस ट्रायंगल AIC की अगर हम बात करें, ठीक है। सो ट्रायंगल AIC में हम देख सकते हैं यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल्स हैं, बीटा एंड ग्यामा, बीटा एंड ग्यामा, ठीक है। और इसका एक्सटीरियर एंगल है I। सो फाइनली हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल है हमारा AIC, ट्रायंगल AIC, ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा इस ट्रायंगल AIC के लिए हम अगर ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल AIC के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ऑब्वियसली ये एंगल होगा, वो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, दिस वन। और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस रिफ्रैक्शन एंगल R के, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल R इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल R, ठीक है। R will be equal to the addition of interior angle बीटा प्लस ग्यामा, बीटा प्लस ग्यामा, ठीक है, बीटा प्लस ग्यामा। सो फाइनली यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, R इज इक्वल टू बीटा प्लस ग्यामा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही कंसिडरेशन हम लेंगे क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है स्फेरिकल सरफेस का, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा को टेन बीटा एंड ग्यामा को टेन ग्यामा। और फाइनली यहाँ पर टेन बीटा और टेन ग्यामा की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। सो टेन गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई थी, AN अपॉन NC हमने पुटअप कर दिया डायरेक्टली उसे AN अपॉन NC। और टेन बीटा की वैल्यू भी अभी हमने कैलकुलेट की थी AN अपॉन NI, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। सो टेन बीटा की वैल्यू भी एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सो ये हो गया टेन बीटा, बेसिकली ट्रायंगल ANI, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया AN और बेस हो गया NI। सो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल डिफाइन द टेन बीटा। सो यहाँ पर टेन बीटा वैल्यू हो जाएगी AN अपॉन NI। सो I भी आ गया हमारे पास, R भी आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हमने फार्मूला भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक कंसिडरेशन हम लेंगे।
वही सेम थिंग कि अगर अपर्चर बहुत छोटा है तो एन आई विल बी इक्वल टू पी आई एंड एन सी विल बी इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल टू पी सी। सो हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं एन आई की जगह पी आई, ठीक है, यहाँ पर एन आई की जगह पी आई और एन सी की जगह पी सी। तो फाइनली ये जो रिलेशन हो जाएगा एन अपॉन पी आई प्लस एन अपॉन पी सी, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इफ़ म्यू इज़ अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if mu is a relative refractive index, basically define the refractive index of the denser medium mu2 with respect to the rarer medium mu1, ठीक है। दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हमें दिख रहा है म्यू टू अपॉन म्यू वन, दैट इज़ डिफाइंड बाय द म्यू, और स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं इसे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो फाइनली जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा म्यू टू इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई। ये अब अगेन यहाँ पर फिर से कंसिडरेशन, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटे होंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन आई को ओनली आई एंड साइन आर को ओनली आर, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन आई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आई, ठीक है, एंड साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हम डायरेक्टली उसके एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर एंगल को हम उसकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर म्यू आई इक्वल टू म्यू आर हमें फाइनली एक रिलेशन मिल गया। आई और आर की फार्मूलेज हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो आई का फार्मूला है हमारे पास ऑलरेडी एन अपॉन पी ओ प्लस एन अपॉन पी सी, हमने यहाँ पर पुटअप किया एन आई की जगह एन अपॉन पी ओ प्लस एन अपॉन पी सी इक्वल्स टू म्यू टू, और आर के लिए भी हमारे पास रिलेशन है एन अपॉन पी आई प्लस एन अपॉन पी सी। ऑब्वियसली यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, कॉमन होकर कैंसिल आउट होगा, दोनों साइड्स में इक्वल है। फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी म्यू वन अपॉन पी ओ, ठीक है, प्लस म्यू वन अपॉन पी सी, एंड बिल्कुल सेम ये रिलेशन डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ, ठीक है, प्लस दिस इज म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी आई प्लस म्यू टू अपॉन पी सी। ये फाइनली रिलेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से पी सी वाली टर्म को एक तरफ किया हमने तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, एंड म्यू वन वाले टर्म्स को एक तरफ किया तो म्यू वन अपॉन पी ओ माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। सो फाइनली यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिल गया। हमने इस म्यू टू अपॉन पी आई को हम इस तरफ ले गए तो फाइनली हमें ये रिलेशन यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर वक्त आ गया है वैल्यू पुटअप करें हम पी ओ पी आई और पी सी की। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यूज़ क्या होगी। सो पी ओ की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी इस तरह इस तरफ, या भी इसको सिंप्लीफाई में बोल सकता हूँ इस तरह से लेफ़्ट टू राइट। और जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पी टू ओ। सो पी टू ओ जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए ये जो होगा निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी काउंटेड एज ए निगेटिव माइनस यू, ठीक है। सो पी ओ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस यू। अगेन इसी तरह से पी आई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे पी आई इमेज डिस्टेंस, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी पी से आई की तरफ होगा और ये डायरेक्शन भी ऑब्वियसली अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस पी आई होगी वो भी निगेटिव ही कैलकुलेट की जाएगी, निगेटिव कंसिडर की जाएगी। इसी तरह से जब हम बात करेंगे पी सी की, पी सी, तो पी सी को हमेशा मेज़र किया जाएगा इस तरह से पी टू सी, पी टू सी। और ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ मेज़रमेंट है, ये भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इसलिए यहाँ पर पी सी जो होगा पी सी विल बी काउंटेड एज ए आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू पी प्लस आर, पी आई इक्वल टू माइनस वी एंड पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ ऑफ पी ओ पी आई एंड पी सी। पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस वी एंड प्लस आर। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन व्यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसे बेसिकली ये जो रिलेशन आया ये आया है
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। इसे अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हम म्यू टू से डिवाइड कर दें, सो अगर म्यू टू से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू वन से अगर हम डिवाइड कर दें अब वो इक्वेशंस को, क्योंकि हमें म्यू टू अपॉन म्यू वन वाला रिलेशन लेकर आना है। सो म्यू वन से हम डिवाइड करेंगे, सो म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर म्यू वन से म्यू वन कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा माइनस वन बाई यू। इसे म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन वी इक्वल टू, यहाँ पर म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन। फाइनली इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमें रिलेशन मिलेगा माइनस वन बाई यू प्लस म्यू बाई वी इक्वल्स टू, क्योंकि म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू कितनी होती है म्यू, ठीक है, हमने अभी जस्ट देखा था। सो ये हो जाएगा माइनस वन बाई यू प्लस म्यू बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन म्यू माइनस वन अपॉन आर। ये फाइनली हमें एक रिलेशन मिल गया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए। कौन सा एस्पेक्ट है ये, बेसिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं हम लोग, वो भी बड़ा सिंपल सा है ऑब्वियसली। इसमें हमने कंसिडर क्या किया हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में लाई किया हुआ है, सपोज ये रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में ही है यहाँ पर। सो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सारा कैलकुलेशन वैसा कि वैसे ही होगा, उसी तरह के कंसिडरेशन होंगे जैसे पहले लिए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पर भी अगेन हमने कंसिडर किया है म्यू वन इज़ अ एयर refractive index of the air rarer medium, mu2 is a refractive index of the glass that is the denser medium। यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट को सपोज एज्यूम किया हुआ है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और सपोज इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक लाइट रे जो है वो ओ ए इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग पोल से होती हुई निकल रही है, और ऑब्वियसली जब पोल से होती हुई जाएगी तो अनडेविएटेड होगी, ये पूरी तरह से अनडेविएटेड होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, यह प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग है इसलिए अनडेविएटेड है। सेकंड जो लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, वो ऑब्वियसली ओ ए वो इस पॉइंट ए पर जैसे ही इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट ए पर जैसे ही इंसिडेंट होगी। अब क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी या नॉर्मल से अवे चली जाएगी। अब नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकल रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होती हुई जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल होगा इस पॉइंट, इस इंसिडेंट रे के लिए। तो इंसिडेंट रे है ओ ए और आफ्टर द रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है इसलिए ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सो ऑब्वियसली इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल से जो एंगल होगा वो दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और इस रिफ्रैक्टेड रे ए क्यू का नॉर्मल से जो एंगल होगा दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमने फाइनली देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने देख लिया, एंड नाउ लेट्स कम टू द अनदर एस्पेक्ट दैट इज़, यहाँ पर अब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट इज़ नॉर्मल ए एन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल है ए एन, ठीक है। नॉर्मल एन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं हम उनके नॉमिनेशन कर दें। तो लेट अस कंसिडर एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इज़ बेसिकली अल्फ़ा, एंगल ए सी एन इज़ गामा, एंड एंगल ए बी एन बीटा। ये हमने नॉमिनेशन कर दिए एंगल्स के। और ऑब्वियसली यहाँ पर अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एक रे जो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली थी वो ओ ए क्यू, दूसरी रे ओ आई पी, ये दोनों रेज हैं, ये दोनों आपस में कहीं पर भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली जब इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों लाइट रे कहाँ पर मिलेगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट आई पर मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये आई विल डिफाइन द, यहाँ पर आई है, ये इमेज है, ठीक है। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। ऑब्वियसली ये इमेज दोनों रे जो हमारी दोनों लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है ओ ए और ओ पी, इनके डायरेक्ट इंटरेक्शन से नहीं बन रही है, हमने रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया तब जाकर ये मिली। सो इसलिए ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस एस्पेक्ट का कर रहे हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल,
यहाँ पर इमेज क्या फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर हम और ध्यान से देखें तो इमेज फॉर्म हो गई, इसलिए इस पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, v, दैट इज़ द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, PO या OP, दैट इज़ u। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर द ट्रायंगल AOC। लेट अस कंसिडर द ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC को कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल AOC। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल AOC। इस ट्रायंगल AOC को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल कौन हो गए, I और गामा, और इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्फा। सो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अल्फा इज इक्वल्स टू I प्लस गामा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू I प्लस गामा। यहाँ से I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट हैज़ बिकम I इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। एंड अगेन क्योंकि हमने यहाँ पर भी एजम्पशन लिया हुआ है कि जो अपर्चर है वो अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए जो एंगल्स हैं इनके एंगल्स की वैल्यूज़ भी बहुत छोटी होगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फ़ा और गामा की वैल्यू भी छोटी होगी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा एंड गामा को 10 गामा। ठीक है, अभी जस्ट हमने कंसिडरेशन देखा कि अगर एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उस एंगल्स को हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हम उसके पर्टिकुलर एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर 10 अल्फ़ा 10 गामा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें इस परपेंडिकुलर से AN, ठीक है, ANO अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली इस राइट एंगल ट्रायंगल ANO की हम बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया AN और बेस हो गया NO, परपेंडिकुलर हो गया AN एंड बेस हो गया NO। सो 10 अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर AN अपॉन NO, AN अपॉन NO। एंड 10 गामा जो होगा, गामा क्या होगा, 10 गामा दिस वन, ठीक है, ANC। सो ये हो जाएगा AN अपॉन NC, AN अपॉन NC। ठीक है, सो यहाँ पर NO और NC की वैल्यू भी हमारे पास फाइनली आ गई। अब NO को ऑलमोस्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं PO, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा होगा, इसलिए N और P जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पास हो सकते हैं, इसलिए NO इज इक्वल टू हो जाएगा PO एंड NC इज इक्वल्स टू हो जाएगा PC। सो NO इज इक्वल टू PO एंड NC इज इक्वल टू PC। लेट्स पुट द वैल्यू। तो AN अपॉन PO हो जाएगा, ये NC अपॉन PC हो जाएगा। ये I का एक रिलेशन हमारे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट का। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ACI। ट्रायंगल ACI की अगर हम बात करें, ठीक है, इस ट्रायंगल ACI की अगर हम बात करें तो हम इस ट्रायंगल ACI में अगर देखें तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स होंगे सो ये होगा पूरा एक इंटीरियर एंगल यहाँ पर दिस वन। ठीक है, यहाँ पर ये होगा एक इंटीरियर एंगल और दूसरा इंटीरियर एंगल ACI की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एक इंटीरियर एंगल दिस वन गामा, एक इंटीरियर एंगल ये होगा। इस एंगल की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, R के इक्वल होगी। ठीक है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं बिल्कुल सामने, एक दूसरे के सामने अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। सो फाइनली यहाँ पर इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, बीटा। सो इस ट्रायंगल ACI को अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। यहाँ से R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। ऑब्वियसली बीटा और गामा भी बहुत छोटे एंगल्स होंगे, इसलिए इसे भी हम 10 बीटा और 10 गामा लिख सकते हैं। सो फाइनली R इज इक्वल्स टू 10 बीटा माइनस 10 गामा। 10 बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 10 बीटा को कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कीजिए ANI। ठीक है, सो यहाँ पर ANI कंसिडर करेंगे तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, AN अपॉन NI। ठीक है, सो 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी AN अपॉन NI। इसी तरह से 10 गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ANC, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल ANC में हम देखें तो ये हो जाएगा 10 गामा AN अपॉन NC। सो यहाँ पर भी हमने पुटअप कर दिया AN अपॉन NC, 10 गामा के लिए पुटअप किया AN अपॉन NC। अब अगेन यहाँ पर क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा होगा, सेम कंसिडरेशन, इसलिए AN और P आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NC को PC के इक्वल एंड NC इज इक्वल टू PC।
सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन सी इज इक्वल टू पी सी एंड एन आई इज इक्वल टू पी आई, एन आई इज इक्वल टू पी आई, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया एन सी, एन आई की जगह पी आई, एन सी की जगह पी सी। फाइनली आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, अब हमारे पास एक रिलेशन नया आ गया है। अगेन म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी वैल्यू स्नेल्स लॉ से होती है साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसका रिलेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू टू साइन आई इन इक्वल टू म्यू वन साइन आर। अब अगेन यहाँ पर क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं इसलिए साइन आई को हम सिंपली आई लिख सकते हैं, साइन आर को सिंपली आर लिख सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर ये आर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिस इज बेसिकली द आर। सो यहाँ पर हमें रिलेशन मिल गया म्यू टू आई इक्वल टू म्यू वन आर, ठीक। अब यहाँ पर आई और आर के रिलेशन हमने निकाले हुए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किए। आई का रिलेशन है हमारे पास ए एन अपॉन पी ओ माइनस ए एन अपॉन पी सी, हमने यहाँ पर पुटअप किया आई के लिए ए एन अपॉन पी ओ माइनस ए एन अपॉन पी सी, और आर के लिए रिलेशन हमारे पास है ए एन अपॉन पी आई माइनस ए एन अपॉन पी सी। आई के लिए रिलेशन भी हमने लिख दिया। फाइनली यहाँ से ए एन हमें कॉमन दिख रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर म्यू टू का इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, म्यू वन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, हमने कर दिया म्यू टू अपॉन पी ओ माइनस म्यू टू अपॉन पी सी, म्यू वन अपॉन पी आई माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। यहाँ से पी सी वाली टर्म को हमने एक तरफ किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, एंड म्यू वन को हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो म्यू टू अपॉन पी ओ माइनस म्यू वन अपॉन पी आई। अब ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। अब हमें पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी ओ पी आई की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखें तो इस तरफ से, क्योंकि हमने सारा रे इस तरफ से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गई राइट टू लेफ्ट। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो पोल से स्टार्ट करते हैं। इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वी, तो हमेशा पी से आई की तरफ करेंगे। ऑब्वियसली ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट कैसी होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसलिए यहाँ पर वी क्या होगा, पी आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी, ठीक है, माइनस वी। इसी तरह से पी ओ की बात करें अगर हम, तो पी ओ इस तरह से पी से ओ की तरफ जब मेजरमेंट करेंगे तो दिस डायरेक्शन विल ऑल्सो बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यहाँ पर पी ओ की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस यू। और इसी तरह से अगर हम पी सी की वैल्यू की बात करें, पी सी दैट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो इसकी डायरेक्शन मेजरमेंट भी पी से सी की तरफ होगा, और ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी कह सकते हैं पी सी विल बी इक्वल टू माइनस आर। तो यहाँ से पी आई पी और पी सी तीनों की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। सो लेट्स पुट द वैल्यू, तीनों की वैल्यू निगेटिव है, तो हमने डायरेक्टली ये जो हमारे पास रिलेशन आया है यहाँ पर पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यू पुटअप कर दी। फाइनली म्यू टू अपॉन माइनस यू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस वी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर, ये फाइनली रिलेशन आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। सो ये हमारे पास ये रिलेशन आया। अब ये जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में है। अब इसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर निकालना चाहें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पर म्यू टू अपॉन म्यू वन वाले टर्म लाने के लिए म्यू वन से डिवाइड कर दें हम इसे। सो हमने म्यू वन से डिवाइड किया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये हो गया म्यू टू अपॉन म्यू वन, प्लस म्यू वन से म्यू वन डिवाइड होगा तो वन, वन बाई वी इक्वल टू म्यू वन से म्यू वन डिवाइड होगा तो वन, एंड म्यू माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन आर। सो म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह हम पुटअप कर सकते हैं म्यू, ठीक है, म्यू। सो हमने यहाँ पर म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह पुटअप किया म्यू, म्यू अपॉन यू हो गया, देन प्लस वन अपॉन वी माइनस वन माइनस म्यू अपॉन आर। ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया है इसका। सो फाइनली हमने जो थर्ड एस्पेक्ट था हमने उसका कैलकुलेशन भी कर लिया, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट लाई करता है डेंसर मीडियम में तब क्या रिलेशन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारा कैलकुलेशन हमने कॉन्वेक्स से स्फेरिकल सरफेस के लिए देखा। अब इसी तरह से अगर हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी रिफ्लेक्शन देखें, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी रिफ्लेक्शन अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली उसका कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल से होगा इसी तरह का। ये सपोज़ ये कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर भी हमने सपोज कंसिडर किया कि ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट लाई करेगा ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो म्यू वन है ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर का, और सपोज ये है ग्लास का, ठीक है, ग्लास या लेट अस कंसिडर डेंसर मीडियम ग्लास है यहाँ पर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है रेयरर मीडियम में। अगेन
अगर हम थोड़ा सा बात करें इसकी, सो ऑब्जेक्ट से जब भी कोई हमने लाइट रे कंसिडर की हुई है, सपोज पहली लाइट रे जो है वो OP, ठीक है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और सीधी सीधे अनडेविएटेडली पास हो जाएगी, यहाँ से किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। सपोज दूसरी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर जब इंसिडेंट होगी तो ऑब्वियसली क्योंकि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या फिर एक लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होती हुई जा रही है, ये डिफाइन करेगी नॉर्मल को, ठीक है, नॉर्मल को। सो ऑब्वियसली ये जो लाइट रे है OA, इट इज़ ए रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर आकर टकराएगी तो ऑब्वियसली इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, डेंसर मीडियम, और लाइट रे जब ट्रैवल करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो इस नॉर्मल की तरफ वो बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट रे है इसका इस नॉर्मल से जो एंगल होगा दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है AQ, इस AQ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस नॉर्मल से होगा दैट इज़ R। सो यहाँ पर I और R की वैल्यू भी हमें फाइनली मिल गई है। देन अब क्या करते हैं, I और R की वैल्यू जब हमें फाइनली यहाँ पर मिल गई है, सो अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है AQ, ठीक है, और जो दूसरी वाली रे है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही थी OP, ये आपस में एक दूसरे से कहीं पर भी मिलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। सो हम क्या करेंगे, इसे इमेज फॉर्म करने के लिए इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। सो हमने इस AQ को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ठीक है, यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर रुका। ऑब्वियसली इस O से निकलने वाली जो OP थी इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया, वो इस पॉइंट I पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है दोनों रे। तो सपोज़ ये दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट I पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है, ऑब्वियसली ये कहलाएगी इमेज, दिस इज़ द इमेज I, ठीक है। तो इमेज भी फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। सो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक टर्म, ठीक है, लेट अस कंसिडर इन द ट्रायंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC, ट्रायंगल AOC। इस ट्रायंगल AOC की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके पहले अगर हम एंगल्स के नॉमिनेशन कर दें तो देखिए यहाँ पर एंगल ACO, एंगल ACP बोल देता हूँ मैं से, एंगल ACP इज इक्वल टू गामा, एंगल AOP को हमने अल्फ़ा कंसिडर किया हुआ है, एंड एंगल AIP को बीटा कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये एंगल के नॉमिनेशंस भी हमने कर दिए सारे। अब इसके बाद हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ट्रायंगल कंसिडर करके रिलेशंस देखेंगे एंगल्स के बीच में। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC को जब हम कंसिडर करेंगे, AOC, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीरियर एंगल्स कौन हो गए, गामा और आई, और इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्फ़ा। सो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स, गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, ठीक है। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। हमने यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ से आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आई हो जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा। अगेन हम यहाँ पर कंसिडरेशन लेंगे कि हमारा जो अपर्चर है, स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर है वो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, गामा को 10 गामा। सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 गामा। यहाँ से 10 अल्फ़ा और 10 गामा की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसके लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो था ए, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर AN इज़ अ नॉर्मल। सो अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसिडर कर सकते हैं अल्फ़ा के लिए, बीटा के लिए और गामा के लिए। सो हमें फाइनली यहाँ पर अल्फ़ा और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखें अल्फ़ा के लिए सबसे पहले, तो अल्फ़ा के लिए ट्रायंगल ANO, राइट एंगल ट्रायंगल ANO, यहाँ से 10 अल्फ़ा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AN और बेस हो गया NO। सो 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो गई AN अपॉन NO, हमने पुटअप किया AN अपॉन NO, ठीक है। इसी तरह से 10 गामा के लिए एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ANC, राइट एंगल ट्रायंगल ANC, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं AN अपॉन NC, राइट एंगल ट्रायंगल में 10 गामा हो जाएगा AN परपेंडिकुलर अपॉन बेस AN अपॉन NC। सो फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया 10 गामा के लिए AN अपॉन NC। अब अगेन
क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर एन और पी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, सो हम लिख सकते हैं एन सी इज इक्वल टू पी सी एंड एन ओ इज इक्वल टू पी ओ। सो फाइनली हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं एन सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी सी एंड एन ओ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी ओ, सो वी कैन मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन पी ओ एंड ए एन अपॉन पी सी। ठीक है, सो एक रिलेशन हमारे पास आएगा ही आ गया, बिल्कुल उसी तरह का सेम डेरिवेशन है जैसा हमने पहले भी किया हुआ है और अभी जब जस्ट हम जो करते आ रहे हैं, हमने 3-4 जो डेरिवेशंस किए हुए हैं। अब इसी तरह से हम ट्रायंगल ए आई सी कंसिडर करेंगे। अब हमें आर का रिलेशन निकालना है, इसलिए ट्रायंगल हमने ए आई सी कंसिडर किया हुआ है, ए आई सी इस तरह का ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल्स हो गए आई और गामा और एक्सटीरियर एंगल हो गया यहाँ पर अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट था, सॉरी ए आई सी लाइन थोड़ी गलत बन गई है, दिस इज़ ए आई एंड सी, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस ट्रायंगल ए आई सी में अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल एक तो हमें गामा नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ये वाला एंगल नहीं पता। तो ये वाला एंगल बिल्कुल किसके इक्वल होगा, इस आर के इक्वल होगा, इसके बिल्कुल सामने का एंगल है इसलिए इसके इक्वल होगा आर। सो यहाँ पर आर प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर है बीटा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर बीटा, दिस वन, ये जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इसकी वैल्यू है बीटा। सो यहाँ पर बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस गामा। सो फाइनली इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बीटा हो गया आर प्लस गामा, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब अगेन यहाँ पर वही कंसिडरेशन कि अपर्चर बहुत छोटा है इसलिए बीटा को हम लिखेंगे 10 बीटा, गामा इज इक्वल टू 10 गामा। लेट्स कैलकुलेट द 10 बीटा एंड 10 गामा। तो 10 बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम ए एन आई यहाँ से 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए एन अपॉन एन आई, ए एन अपॉन एन आई। हमने 10 बीटा के लिए लिखा ए एन अपॉन एन आई एंड 10 गामा के लिए हो जाएगा यहाँ पर 10 गामा। ठीक है, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ए एन सी, इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन सी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 10 गामा के लिए हमने लिखा ए एन अपॉन एन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन एन और आई दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है इसलिए एन आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई, एन आई इज इक्वल टू पी आई एंड एन सी इज इक्वल टू पी सी, बिकॉज एन और पी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पर वही रिलेशन फॉलो किया, एन आई के लिए पी आई, एन सी के लिए पी सी, आर का रिलेशन भी हमारे पास फाइनली आ गया। अब सेम थिंग म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन और इसकी वैल्यू होती है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मॉडिफाई करेंगे तो म्यू टू इंटू साइन आर, म्यू वन इंटू साइन आई। फाइनली एंगल्स बहुत छोटे हैं इसलिए साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। सो फाइनली म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। यहाँ से आई का रिलेशन हम पुटअप करेंगे, आई के लिए आई का रिलेशन ए एन अपॉन पी ओ माइनस ए एन अपॉन पी सी एज इट इज़ हमने पुटअप किया। इसी तरह से आर का रिलेशन अभी हमने जो कैलकुलेट किया ए एन अपॉन पी आई माइनस ए एन अपॉन पी सी हमने यहाँ पर पुटअप किया। ए एन कॉमन है, निकल कर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई। इसी तरह से यहाँ पर म्यू टू अपॉन पी आई माइनस म्यू टू अपॉन पी सी। फाइनली पी सी वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे और म्यू टू अपॉन पी आई को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिल जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। ये फाइनली एक रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे सो कर सकते हैं बड़ी इजीली। अगेन पी ओ इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पी ओ, इसकी वैल्यू होती है यू। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कैसी है, इस तरह से इस तरफ हमने हमेशा कंसिडर किया ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गई लेफ़्ट टू राइट। तो हम जो मेजरमेंट करेंगे पी से ओ का वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस यू। इमेज के लिए जब कैलकुलेशंस करेंगे पी से आई की तरफ। ठीक है, सो ये भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा इसलिए ये हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, पी आई होगा माइनस वी और पी सी जो होगा, जो आर की वैल्यू होगी आर वो भी निगेटिव होगी, क्योंकि इट विल ऑल्सो भी कैलकुलेटेड इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पी से सी की तरफ, दैट इज़ माइनस आर। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ओ माइनस यू, पी आई माइनस वी एंड पी सी माइनस आर।
लेट्स पुट द वैल्यू पी ओ की जगह माइनस यू, पी आई की जगह माइनस वी एंड पी सी की जगह माइनस आर। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा। अगेन इस रिलेशन को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बदलने के लिए म्यू टू अपॉन म्यू वन वाले टर्म्स में लाना पड़ेगा, इसलिए इसे हम अगेन म्यू वन से डिवाइड कर दें। सो जब हम इसे म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू वन मतलब वन माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू होती है म्यू के इक्वल, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू अपॉन वी। इसे हमने पुटअप किया और लिखा म्यू अपॉन वी इक्वल टू, यहाँ पर भी म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम लिख सकते हैं म्यू, सो ये हो जाएगा म्यू, और म्यू वन अपॉन म्यू वन वन, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन आर। सो फाइनली हमने पुटअप किया यहाँ पर म्यू माइनस वन अपॉन आर। सो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ गया कॉनकेव मिरर के लिए भी, कि अगर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास और ऑब्जेक्ट लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर रेयर मीडियम में, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा ये हमने डिराइव कर लिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी देख लेते हैं, क्या कहा है इस न्यूमेरिकल में। स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द एयर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एयर में, मतलब ऑब्वियसली रेयर मीडियम में प्लेस किया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू आपको दे दी है 60 सेंटीमीटर यहाँ पर, फ्रॉम द कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, मतलब आपको म्यू टू की वैल्यू दे दी है यहाँ पर 1.5। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू दे दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी हमेशा क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमेशा मेजरमेंट इस तरह से होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने u की वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है, r की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और क्या कहा है हमसे, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पोजीशन ऑफ द इमेज हमें, मतलब v की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो इमेज फॉर्म होगी उस v की वैल्यू हमें मेज़र करनी है। ठीक है, सो इसके लिए जो रिलेशन होगा वो ऑलरेडी रिलेशन में डेराइव किया हुआ है, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये रिलेशन है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम। यू की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू प्लस 25 सेंटीमीटर। म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम एयर दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है 1, और म्यू टू की वैल्यू 1.5 ऑलरेडी हमें दी हुई है। हम वैल्यू पुटअप करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी प्लस 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर हमें 450 सेंटीमीटर। ठीक है, 450 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस मिल गई। अब v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ऑब्वियसली इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इमेज यहाँ पर कैसी फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी। और अदर साइड देखिए, बिल्कुल इमेज जो फॉर्म होगी वो यहाँ पर फॉर्म होगी, तभी ये पॉजिटिव है। जब हम पी से इसका मेजरमेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये वी हमेशा क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव। और ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो ऑब्वियसली इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म हो रही है, अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द डेंसर मीडियम यहाँ पर लिखा हुआ है। सो पावर, अब पावर कैलकुलेशन की बात आए तो पावर का फॉर्मूला होता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो लेट्स पुट द वैल्यू, आर की वैल्यू हमने पुटअप की यहाँ पर, और म्यू टू माइनस म्यू वन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की। फाइनली पावर मिला हमें 2, और पावर को मेज़र किया जाता है डायोप्टर में, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिख दी डायोप्टर। सो इस तरह से हमने देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बड़ा सिंपल सा था और वेरी इजीली किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था सभी डेरिवेशंस के लिए और बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर को भी 2 से 3 बार जरूर देखिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू।